गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था आप क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैथ। आज हम कुछ जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और उसमें मैं क्लियर कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, ये जैसे नंबर लाइन है आपकी, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये है दोस्तों आपकी नंबर लाइन पे संख्याओं को प्रदर्शित करना। तो मैंने आपको रियल और इमेजिनरी यानी काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं बताया था। तो क्या, लेकिन उस समय मैंने आपको सिर्फ रियल नंबर में पॉजिटिव से लिए था, लेकिन निगेटिव नहीं बताया था। लेकिन निगेटिव भी आपका क्या होता है, रियल में ही आता है। यानी जितनी भी संख्याएं जो नंबर लाइन पे शो कर सके, जिसे हम यानी लिख सके, शो कर सके नंबर नंबर लाइन पे, वो सभी संख्याएं आपकी रियल नंबर होती हैं। जितनी भी संख्याएं को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे -2 है, इसे हम शो नहीं कर सकते हैं, ये आपका काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी? काल्पनिक। लेकिन जैसे √3 है, ये यहाँ शो हो जाएगी, कहीं ना कहीं आएगी इन दोनों के बीच, यहाँ पास। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो शो हो सकती है इस पे कहीं ना कहीं, लेकिन जो रूट में है और माइनस लगा अंदर, वो शो नहीं हो सकती आपकी। लेकिन माइनस √2 शो हो सकता है, क्योंकि माइनस तो बाहर, ये माइनस लग जाएगा, √2 की वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगी, ये है, ये रियल नहीं है, ये रियल है। तो आप इसको, यही मैं सोचा रिवीजन कर दूं आपका, कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने माइनस के बारे में नहीं बताया था। अब इसी पे कुछ पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको ऑड और इवन बताया था, यानी सम संख्या और विषम संख्या। क्या? सम संख्या और विषम संख्या। तो यदि आपसे पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर कुछ नहीं है। ये कहां तक जाएंगे? इधर -इनफाइनाइट तक। ये कहां जाएंगे? इधर +इनफाइनाइट तक। तो यदि आपसे सबसे छोटी सम संख्या पूछता है तो आपका उत्तर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे छोटी सम संख्या निकाल ही नहीं सकते। कोई दो अगर आपसे बताता है तो वो गलत है, सबसे छोटी सम संख्या। क्योंकि यहाँ तो ये संख्या छोटी होती जा रही है, यहाँ भी तो आएंगे, वो भी तो रियल नंबर होंगी। क्या -4 सम संख्या नहीं होगी? होगी। सम संख्या माने क्या था? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक, तो सबसे छोटी सम संख्या हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, सबसे छोटी पॉजिटिव यानी धनात्मक सम संख्या हम बता सकते हैं। क्या? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। ठीक, 2 है, लेकिन सबसे छोटी पूछेगा
तो इसका उत्तर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप कितना भी चलते जाइए, आप इधर इन्फिनिट तक जाएंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से आपके साथ से बड़ी सम संख्या पूछे आए तो आएगा किस साइड आएगा आपका, इस साइड पॉजिटिव तरफ आएगा, लेकिन आप उसे फाइंड नहीं कर सकते, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फिर से समझाने थे, देखिएगा। जैसे मैंने कि आपको बताया था भाज्य और अभाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, प्राइम इससे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये मार्क जरा सही नहीं चल रहा है, एडजस्ट कीजिएगा। मैंने बताया था प्राइम संख्या क्या होते हैं, जिसके सिर्फ केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या, सिर्फ दो फैक्टर, यानी दो गुणनखंड होते हैं। जैसे तीन है, तीन किस क्या क्या फैक्टर है इसके, यानी गुणनखंड 1 है और 3 है। 7 है, इसके 1 और 7 है, क्योंकि ये 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे, ये 1 और 7 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे, तो ये प्राइम नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या 1 प्राइम नंबर है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ केवल एक फैक्टर होता है 1, और दूसरा भी लिखा हो तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और सेकेंड मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर। और हिंदी में से बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। तो अब चूंकि अब जैसे आपका 6 है, इसके दो से अधिक फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो ये भाज्य संख्या क्या 1 भाज्य संख्या है आपकी? नहीं, क्योंकि इसके तो एक ही फैक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से एक, आप यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एक यानी 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बाद में इसलिए बताया क्योंकि पहले बता देते तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने ये सभी चीजें बाद में आपको बताई है। तो इससे क्या होगा, अब आपका कंफ्यूजन जो होगा सब दूर हो जाएगा। और इसी में हम क्या बोलते थे, ये नेचुरल नंबर बोल देते थे इसी को, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही आपसे क्या किया था, पहले अंक बताया था यानी डिजिट, उसके बाद रियल नंबर क्या बताया था, रियल नंबर सॉरी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते किसे, क्योंकि हम कोई भी वस्तु गिनेंगे या तो होगी नहीं, यानी जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन जीरो को हम शामिल नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी गिनती कहाँ से होती है, 1 से। कोई भी वस्तु गिनेंगे हमेशा, या कोई भी चीज गिनेंगे 1 से। कभी हमने ये नहीं कहा कि -2 वस्तु है, -3 वस्तु है, इसीलिए यहां तक संख्याओं को हम बोल देते थे नेचुरल नंबर। इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा।
ये 1 से लेके इस साइड को बोल देते थे नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या। यदि आपसे पूछ ले कोई, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ। क्या पता है निगेटिव नंबर एक नेचुरल यानी वास्तविक संख्या होती है? हाँ। लेकिन उसमें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यदि रूट में माइनस है तो वो तो नहीं होगी, लेकिन यदि जैसे बाहर आ जाती तो ये होगी। ठीक, मतलब कि यदि आपसे पूछ ले क्या सभी निगेटिव नंबर वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक, यदि ऑप्शन से दे सकता है तो आप तो उसे काउंट कर लेंगे, यानी कौन से होंगे कौन नहीं, लेकिन सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दे आपको, क्या प्रत्येक निगेटिव संख्या एक वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है? नहीं। ठीक, क्योंकि माइनस अंडर रूट 2 ये क्या होगा आपका रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इससे समझा दिया मैंने। तो अब यहाँ हम बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए, तो इसी को हम बोल देते थे नेचुरल नंबर, और जब जीरो को भी सबमिट कर लेते थे यहाँ तक, तो इसको बोलते थे हम लोग होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये दो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में ही बता दिया था, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों आए, ये जो 2 पॉइंट मैंने पहले बताया था वो कहीं और से नहीं आए, यहीं से गए थे, लेकिन उसे मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक, अब जैसे वहां पिछली एक्सरसाइज में हमने दो संख्याओं के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करना सीखा था, लेकिन निगेटिव नहीं ज्ञात किए थे हमने, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, उसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो पेपर आपका आए वो उसी में से आप जैसा आपके एक्सरसाइज में दिया है। ठीक, जैसे -3 मान लीजिए आप, -3/4 -1/2, इनके बीच हमें रेशनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक, -1/2 और -3/4। ठीक है, इनके बीच हमें ज्ञात करना है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया था कि आपको बेस सेम करना है। क्या करना है? बेस सेम करना है। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहां। ठीक, तो क्या होगा, -1 बाई, ये हो जाएगा आपका -2/4, ये तो -3/4 है। अब हमें इनके बीच संख्याएं ज्ञात करना है, इनके बीच। ठीक, अभी तो बीच में कुछ नहीं आया, क्योंकि -2/4 के बाद क्या आएगा, -3/4 आ जाएगा, निगेटिव में जाएंगे तो इनके बीच ज्ञात करना है हमें। तो अब इसे क्या कीजिए, ऊपर अपने इच्छा अनुसार, मतलब अब आप जैसे 3 नंबर पूछ लिया, 4 नंबर, इनके बीच ज्ञात करना, तो अपने आवश्यकता अनुसार कितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना आप डिसाइड कीजिएगा।
ये -10/20 आएगा आपका, ये -50/20, सो 60 आएगा, ये यहाँ 20 आ गया आपका। दोनों जगह बेस सेम हो गए, क्या हो गए, दोनों जगह बेस सेम हो गए, ठीक। और आप यहाँ एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि कोई भी निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, बड़ा होता है। सॉरी, इस साइड रहेगा, कोई भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव संख्या से क्या होता है, छोटा होता है, यानी हर पॉजिटिव संख्या निगेटिव से क्या होगी, बड़ी। लेकिन जैसे -3 है और -2 है, तो इसमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर लाइन पे इससे पहले आएगा, क्या आएगा पहले। जैसे ये है, यहाँ 0 से 1 2 3 -1 -2 -3, हमेशा लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर संख्या, यानी इस साइड जाने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है आपके, और इस साइड आने पर वैल्यू आपकी घटती है। तो जैसे -3 यहाँ है, -2 यहाँ है, तो इधर जाएंगे तो ये घट जाएगा, या इधर जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब जैसे हमने ये कर लिया, अब इनके बीच हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इनके बीच। तो -10 के बाद क्या हो गया, -11/20 -12/20 -13/20 -14/20। ये देखिए 4 नंबर हमें ज्ञात हो गए, जो कहाँ पड़ेंगे, इनके बीच ही पड़ेंगे आपके, ठीक है। ये मैंने आपको एक निगेटिव बता दिया था, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में ऐसा था नहीं, मान लीजिए कोई दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने ये बता दिया है। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या होगा, कोई संख्या दे देगा आपको, उसे नंबर लाइन पे कैसे शो करना ये पूछेगा, या कोई स्टेटमेंट देगा उससे पूछेगा। तो पहले देख लीजिए हम कोई भी नंबर कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे, उसके विषय में हम पहले बात करते हैं। जैसा ये एक नंबर लाइन है, और इसे पास पास लिखे, जिससे अभी हमें थोड़ा नंबर, क्योंकि कई चीज क्वेश्चन है इसमें, है काफी क्वेश्चन है, इसे थोड़ा गैपिंग में लिखते हैं इसे हम। जैसा ये है, आपसे पूछ लिया जाए -2 कहाँ आपका पड़ेगा, तो सीधा यहाँ पड़ेगा, ये दिया है। 4 कहाँ पड़ेगा नंबर लाइन पे, ये 5 कहाँ पड़ेगा, ये। तो इससे आप कोई भी नंबर तो शो कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे √4 का √9 कहाँ पड़ेगा, भाई √9 की वैल्यू होती क्या है, 3, तो ये यहीं आएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, √9। इसे क्या लिख सकते हैं, √4। इसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इसे क्या लिख सकते हैं, √9। इसे अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए √60 कहाँ पड़ेगा, ये किसकी वैल्यू है, 4 की, तो √60 यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक। लेकिन जैसा आपसे पूछ लिया जाए √2 कहाँ पड़ेगा, ये रूट यानी स्क्वायर रूट क्या होता है,
ये मैं आगे आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी चूंकि नॉर्मल से आपसे पूछा है कहाँ पड़ेगा, इसलिए मैं अभी सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितनी आवश्यकता है। बाकी इसके विषय में रूट, स्क्वायर रूट, परफेक्ट रूट जो भी है आपका, इसे हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, ठीक। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा रूट 2 कहाँ पड़ेगा। अब भाई जैसे ये होता है आपका 9 रूट 4, रूट 4 की वैल्यू तो आपकी 2 होती, तो यहाँ तो आ जाएगा, और रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। कहाँ, ये क्या हो जाएगा रूट 1, और रूट 4 दो यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब चूक रूट 9 कहाँ गया, ये 3 यहाँ आ जाएगी, ये रूट 9 हो गया आपका। अब चूंकि देखिए 2 जो है 4 से छोटा है, चूंकि छोटा है तो इसकी जो रूट की वैल्यू निकलेगी 2 से छोटी निकलेगी, और 1 2 क्या है 1 से बड़ा है, और इसकी वैल्यू 1 थी, और चूंकि ये 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी निकलेंगे, यानी वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, यानी यहाँ पड़ेगा आपका क्या, यही मतलब इसके बीच में पड़ेगा क्या रूट 2, ये यहाँ कहीं पड़ेगा आपका रूट 2, ठीक। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे उसी के विषय में पढ़ना है, क्योंकि देखिए रूट 4 रूट 2 से बड़ा है और इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू चूंकि इससे छोटी है तो 2 से तो छोटी आएगी, इतना बात आप समझते हैं। और रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, चूंकि 2 बड़ा है 1 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी, यानी रूट 2 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी लेकिन 2 से छोटी, ठीक। आप घबराइएगा नहीं, ये आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपके समझने के लिए, जानकारी के लिए जरूरी है आपके लिए। जैसे हमें रूट 2 की वैल्यू ज्ञात करना है, रूट 2 की वैल्यू, तो आपने अभी तो इसमें आपने पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता पाइथागोरस प्रमेय, अगर जैसे आपको नहीं समझ में आता है तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो चीज आपने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने वो चीज पढ़ी नहीं है, आगे आएगी तो आप उसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसे बोला जाता है लंब, इसे बोला जाता है आधार, इसे बोला जाता है कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो साइड दे देगी तो आपकी तीसरी साइड निकल आएगी। चूंकि हमें रूट 2 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए रूट 2 कैसे निकलेंगे, यानी ये वाला मान लीजिए ये x है, या रूट जो भी है इसकी वैल्यू आएगी क्या, मान लीजिए x है ये, तो ये यहाँ x का स्क्वायर करेंगे आप, लंब क्या है एक, एक 1 का स्क्वायर, इधर क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ये 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 2 इंटू 2, ठीक, स्क्वायर का मतलब। यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, और इसे ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा 2, तो आप इसे सॉल्व करेंगे,
एक्स स्क्वायर बराबर 2, और जो यहाँ से पावर हटाते हैं तो यहाँ रूट लग जाता है, यानी ये वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक, कैसे? ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई कि नहीं? एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो इसे नंबर लाइन पे आप कैसे शो करिए? देखिए एक्स की वैल्यू √2 क्या माना है, एक लिया है, एक ऐसे, एक क्या लिया है आधा पे, यानी ऐसे। ठीक, ये जैसे लाइन है, और फिर हमने क्या लिया है, का लंब ये, और ये वैल्यू क्या करते हैं, √2 को शो करते हैं। तो इसी को देखिए, ये आपके ना समझ में आए तो उसमें आप घबराइएगा नहीं। ठीक, जैसे 1 है, चूंकि वहां हमने क्या लिया था, 1 1, ये वैल्यू निकली थी 2, 1 1, ये मान लीजिए ये त्रिभुज हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये 1, इसी के 1 ये कर दिए, तो ये भी 1 आ गया, ये तो 1 है ही है आपका। चलिए इसको अच्छे से फिगर बनाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अब मैं यहाँ चूंकि नंबर लाइन पे वो चीज समझाने जा रहा हूँ, √2 की वैल्यू, इसलिए मैं अब वैल्यू को इधर 0 मान सकता हूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, कुछ दूरी पे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक, गैपिंग में, जिससे आपको दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये 1, जैसे हमने त्रिभुज में क्या माना था, ये 1 था, ये 1 था, ये √2 निकला था। 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो मान लीजिए ये त्रिभुज का आधार हो गया। लंब क्या है, 1 माना था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मान लीजिए, ये √2 हो गया। उसके बाद ये जो वैल्यू निकली थी आपकी, क्या निकली थी, √2। अब √2 इस पे आएगा कैसे दोस्तों, आपने ये जितनी लंबाई का है, इसी को आप ऐसे कीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे, ये जहां काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे आपने रेखा गणित में 6 7 8 में पढ़ा होगा कि इतने लंबाई के चाप हमें खींचना है, तो यहाँ से यहाँ तक माप के ऐसे कट कर देते थे, क्या ऐसे मापिए, ऐसे कट कर दीजिए। तो आप जैसे इसे कट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आएगा वैल्यू, ये यहाँ पड़ेगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, √2, क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक, यानी 1 से बड़ी आई और 2 से क्या आई आपके छोटी। इसी प्रकार दोस्तों ये √2 निकल गया। ठीक, कैसे हम याद करते हैं, अब मान लीजिए आपसे √3 की वैल्यू पूछ ले, वो कहाँ पड़ेगी। ठीक, तो उसको कैसे बनाएंगे, ये तो √2 हो गया, आप इस पे समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपसे √3 पूछ ले, क्या पूछ ले, √3। ठीक, तो √2 की वैल्यू तो ये है। अब यहां से मान लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए, ये 2 हो गया, सॉरी 1 मान लीजिए, ये क्या हो गया, और ये वाला बेस मान लीजिए इस बार, इसे क्या मान लीजिए, बेस इस बार, ये क्या हो जाएगा, इस नए वाले त्रिभुज के लिए बेस हो जाएगा। तो ये इस बार हमें ज्ञात करना है कर्ण, ये क्या होगा, अब अभी हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका ज्ञात करना है, मान लीजिए ये x था, तो ये x² हो जाएगा। लंब क्या है, 1 का स्क्वायर, आधार का है √2, तो x² बराबर ये तो 1 आ जाएगा, और √2 से जैसे आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे दो वैल्यू एक ऐसे है और सेम है, तो ये रूट हट जाता है, या कह लीजिए ऐसे रूट हट गया, ये कह लीजिए
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √4 की वैल्यू इसे फैक्टर करते हैं 2 × 2, जैसे वर्गमूल नहीं निकालते उसी प्रकार से एक क्या आ जाएगा गुणनखंड बाहर। ठीक, ऐसे वैल्यू निकाला जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2। ठीक है आपका। तो यहां से x² बराबर क्या आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा √3। ठीक, तो यहाँ x बराबर क्या आया है ये √3 आ गया। तो अब इसे कैसे शो करेंगे सेम उसी तरह। अब ये वाली आगे आपकी क्या √3 की वैल्यू, इसी को चाप मान के खींच दीजिए। ऐसा जब आप इसे घुमाएंगे तो ये कहीं यहाँ पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू √3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू दी रहेगी। आपसे इतना ज्यादा पेपर में इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पूछेगा तो 1 से 2 √2 √3 या √5 पूछ सकता है। इसी तरह √4 तो सीधा सीधा 2 होता है, उसे तो आप प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं है। यदि जैसे आपसे √4 पूछ लेता है तो इसके क्या हो ले 2, ये तो यहाँ सीधा पड़ जाएगा। हाँ, √5 पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है √5, तो इसी तरह करते जाइए, आपकी √5 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, इसमें अभी आपके एक्सरसाइज में दिया है कैसे होगा √5, वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक, अब हम आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे चालू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपकी एक्सरसाइज चालू करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी था, इसलिए। अब एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके 1.2। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछा आपका पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूछा क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय कैसे, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 3.1 2 3 4 ऐसे काटे काटे चले जाइए, मतलब जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये आया कहां से दोस्तों, परमेय और परमेय हमने कहां से सीखा था, वो रियल नंबर से ही तो सीखा था। यानी वास्तविक संख्याओं को तो हमने डिवाइड किया था रेशनल और इरेशनल, यानी परमेय और अपरमेय संख्या में। तो जब परमेय हो तभी वो वास्तविक संख्या होगी, और परमेय है तब भी पर वो वास्तविक संख्या होगी। ठीक, यानी कोई भी अगर अपरमेय संख्या है तो वो भी वास्तविक संख्या आपकी यानी रियल नंबर होगा। तो आपका जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही। ठीक है, सेकंड पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक, सेकंड जो क्वेश्चन आपका पूछा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, जैसे सेकंड पूछा है √m है, तो इसमें जो भी वैल्यू लिखी जाएगी क्या वह एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। जैसे आपसे बोल दिया जाए -2, क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। या मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ठीक ये प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं, तो सेकंड क्या आ जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या पूछा है आपसे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, ऐसा थोड़ी है, 2 भी तो एक वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है?
नहीं, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2/1। 3 भी तो एक प्राकृतिक वास्तविक संख्या है। क्या इसे हम अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, क्या ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत? यानी ये भी तो वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, तो आपका जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट में तीन क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया, और सेकंड देखिए, पूछा है आपसे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दूसरा भी हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों होगा? एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे √4, ये भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 2। अगर एक भी नहीं होता तब तो वो सही करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिनका परफेक्ट रूट निकलता है। तो जैसे √3 है, इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, लेकिन कुछ तो संख्या है, जैसे √16, ये हो जाएगा आपका 4। तो कुछ ना कुछ तो है, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, और थर्ड दिया है आपका, √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? √5, क्या? √5, इसे आप दो तरीका से कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक तरीका आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे 0, 1 और पास लिखिए इसे, 1, 2 और ये 3। अब चूंकि यदि यहाँ √4 होता तो ये 2 हो जाता। क्या हो जाता? 2। क्या हो जाता? 2। तो चूंकि √5 है, 4 से बड़ा है, तो जो भी रूट में वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी? 2 से बढ़ेगी। क्या हम दो को √4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि √4 की वैल्यू ही तो 2 है। आपको चाहिए कि ना √5, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की वैल्यू √4 हो गई, यानी 2, और 1 यहां मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1, और ये क्या हो जाएगा आपका का? ये कैसे निकलेगा? ये मान लीजिए x है, तो x स्क्वायर अभी हमने पीछे बताया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? √4। तो x स्क्वायर बराबर 1 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 5, और यहाँ से x की वैल्यू √5 आएगी, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? √5। तो अब इसी को चाप लेके आप ऐसे बना दीजिए। कहाँ पड़ेगा? आप इसे बनाएंगे कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? √5, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो दोस्तों इसमें 3 सवाल, और जो फोर्थ दिया है ये आपको शो करना है सिर्फ कॉपी में, इसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से ये 1.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों हम यहीं स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद।